आज की अपनी चर्चा और आज की चर्चा में जो टॉपिक सबसे पहले उन पर निगाह डाल लेते हैं। और आज है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर यानी मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी महीने की एक तारीख होती है तो वह एक तारीख एक प्रकार से एक नया मंथ होता है, एक नया दिन होता है। तो कुछ भी शुरुआत करने का सबसे शुभ समय होता है। तो अगर आप सब किसी भी प्रकार से भी 2026 के लिए विलंब कर गए हैं कि 2026 की प्रीलिम्स की तैयारी आपकी नहीं शुरू हो पाई है, तो आप आज 1 तारीख से शपथ लेकर के और आज 1 तारीख से भी अगर मन से लगा करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं तो 24 मई को 2026 वाले प्रीलिम्स में बेहतर कर पाएंगे। इस बात की मेरी 100% गारंटी है। तो आज कमिटमेंट कर लीजिए। 2027-28 जो भी बच्चे हों, आपको कमिटमेंट करना चाहिए, विशेषकर 2026 वाले। और उसी कमिटमेंट के साथ मैं आज आपके साथ यानी 1 दिसंबर। और आप देखेंगे कि आज थोड़ा सा जो प्रीलिम्स के टॉपिक है उनको मैंने पहले रखने की कोशिश की है, क्योंकि अब समय प्रीलिम्स का आ रहा है 2026 वालों के लिए। समझिए एक प्रकार से जंग का समय आ रहा है, तो उस जंग को कैसे जीता जाए उस विषय पर अब आज हम लोग बातचीत करेंगे। देख सकते हैं एक टॉपिक है, बैंकों को ईसीएल फ्रेमवर्क में जाने की जरूरत क्यों है। आपको ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं कि नहीं, ईसीएल फ्रेमवर्क। और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में, बहुत बड़ा। दशकों बाद इतना बड़ा रिफॉर्म हो रहा है। तो ये इसलिए आज भी, यानी पहले भी कई बार करा चुका हूं, आज इसको बहुत ज्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड और ट्रैप 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 यानी यूपीएससी ट्रैप, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन आउट है। लेकिन कभी कभी जो चीजें हम सुने रहते हैं उससे जो यूपीएससी ऑप्शन देता है ना, थोड़ा खतरनाक हो जाता है। तो आज उन सभी खतरनाक बिंदुओं को मैंने यहां पकड़ने की कोशिश की है प्रीलिम्स के इस कंटेंट में। जबकि आप सब खुद कहेंगे हाँ सर, ईसीएल फ्रेमवर्क में कई बार करा चुका हूं, लेकिन आज उसको फिर इसके बाद आज जिस आर्टिकल से यानी जिस खबर से हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे वो है इंटरव्यू के लिए, ओनली फॉर इंटरव्यू। वो भी यूपीएससी का इंटरव्यू। पुलिस के बारे में सोच बदलने की तुरंत जरूरत है। ये कौन बोल रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर, यानी पुलिस रिफॉर्म। तो स्वाभाविक आप सबको पता है, आपके क्लास के आपके बैच के स्टूडेंट है जो पुलिस में है और उनका इंटरव्यू कॉल हुआ है, तो ये उनके लिए भी है। और उन सभी बच्चों के लिए है जो आईपीएस को अपनी प्राथमिकता रखेंगे या उनका किसी न किसी प्रकार से उनके माता पिता फैमिली में पुलिस का कोई न कोई गवर्नमेंट जॉब रहा है। तो ये उनके लिए भी बड़ा बेहतर टॉपिक साबित होगा। तो इस विषय पर भी एक चर्चा करेंगे और फिर इंडियन एक्सप्रेस में आ जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में अफ्रीका के जंगल हम लोग पढ़ चुके थे, अमेजॉन के जंगल अब कार्बन को अवशोषित यानी सोख लेने या सिंक करने की जो उनकी कैपेसिटी होती है उसको वो खो चुके हैं और अब वो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। हमने पढ़ाया था आपको अमेजॉन के जंगलों के बारे में कि अब वह कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स के रूप में बदल गए हैं। भैया आज एक और रिसर्च है, अफ्रीका के जंगल, नॉट कोई एक अफ्रीका का देश, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो कार्बन सिंक था वो कार्बन सोर्स में बदल गया है। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए बड़ा अच्छा टॉपिक बन रहा है। अकॉर्डिंग टू मी इस पर हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए कि कैसे जो वन होते थे, जो कार्बन को सोखते थे, आज कैसे वह कार्बन को उत्सर्जित कर रहे हैं। आप कहेंगे क्या इसके अंदर का रहस्य? वो रहस्य बड़ा सिंपल है, जो पहले भी सिखा चुका हूं, जब अमेजॉन वाला पढ़ाया था, आज अफ्रीका वाला पढ़ाने जा रहा हूं। फिर इसके पश्चात आज का एक बढ़िया टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू मी 2026 हो या 27 हो, इसको मैं 27 के लिए भी कह रहा हूं, ये टॉपिक पूछना चाहिए यूपीएससी को, चूंकि आपके सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे का नाम है। अगर आप जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखते हैं तो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, और उसमें ऊर्जा सिलेबस का एक पार्ट है। तो उस सिलेबस को अगर आप देखते हैं तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो जब रेल टैरिफ अथॉरिटी बनी थी इंडिया में, तो जीएस पेपर 3 में मेंस में इकोनॉमिक्स में रेल टैरिफ अथॉरिटी पर प्रश्न आया था और एक बार और प्रश्न आया हुआ है। लेकिन उसके और काफी पहले 13, 14, 15 के आसपास है। उसके बाद से अभी तक रेलवे टैरिफ मतलब रेलवे पर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। बट मुझे उम्मीद है
ये वाला जो आज का टॉपिक है कि भारत के जो 7 कॉरिडोर हैं रेलवे के, वो भारत के कुल रेल ट्रैफिक का 41% अकेले बेचारे हैंडल करते हैं। तो रेलवे को किन रिफॉर्म्स की जरूरत है जिससे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा स्मूथ हो सके, वह डाइवर्ट हो सके। तो ये रेलवे रिफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा अच्छा टॉपिक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी बनाया हूं। जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2 ऑब्वियस है, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसे और प्रीलिम्स के लिए ऐसे बहुत सारे, कोई भी पॉलिसी या कोई भी विजनरी डिसीजन लेने का समय है। फिर इसके पश्चात आज भारत सरकार की उस योजना पर चर्चा करेंगे। आपको पता है, यानी चॉक होल्ड है चीन का रेयर अर्थ एलिमेंट पर, रेयर अर्थ मैग्नेट पर जबरदस्त पकड़ है। ग्लोबल सप्लाई चेन का 90% चाइना के पास है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन भारत ने एक योजना चालू की है अपना रेयर अर्थ मैग्नेट डेवलप करने का। बहुत बढ़िया टॉपिक है। और मोदी जी के जो रिफॉर्म्स हैं, अभी तक मैं उस दिन भी कह रहा था कि कभी कभी ऐसा शुरुआत में कुछ स्कीम्स पर मैंने क्वेश्चन उठाए, लेकिन उसके बाद से उन्होंने जो बेस इंफ्रा का रिफॉर्म किया है वो बहुत बढ़िया है इंडिया में। और आप देखेंगे आज के 20 से 30 साल बाद उन लोगों ने जो 2047 को विकसित भारत बनाने की बात कही, आप विश्वास रखिए, आबादी ज्यादा है तो समावेशी विकास तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और एआई टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, एआई टेक्नोलॉजी का यूज करना ऑब्वियस है, मैक्सिमम आबादी आ, उससे दूर रहेगी ही रहेगी, क्योंकि एआई जानना, और आप सब भी एआई यूज कर रहे होंगे, आप मुझे कमेंट करके अभी बताइए। आप जब कोई कंटेंट, अपने कंटेंट यानी जो विषय आप पढ़ चुके हैं उसका भी कंटेंट निकालते होंगे तो आप रो देते होंगे। कभी कभार वन लाइनर तो आपको दे दे रहा है, लेकिन जहां पर भी आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड की जरूरत है तो टर्म तो क्लियर कर देता है कि इस टर्म की मीनिंग ये है, लेकिन उसके आगे उसके उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। क्या ऐसा है कि नहीं, आप मुझे बताएं, या नहीं है वो भी आप बता सकते हैं। एक बार मुझे बताएं, तब मैं इस लेक्चर की ये वाली बात आगे बढ़ाऊं, क्योंकि क्लास जितनी इंटरेक्टिव होगी ऑब्वियस है मजा उतना ही ज्यादा आता है। ठीक है, तो प्रश्न आना शुरू हुआ। शहनवाज कह रहे हैं कि जी सर। और ठीक है, हम सबके अंजनी ईच एंड एवरीवन सभी का आना स्टार्ट हुआ। तो आप सोचिए, निशा कह रही है सर साथ में, अरे यार, अने इनका अलग ही क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बीएड कर सकते हो आप, बिल्कुल बीएड कर सकते हो, 100% करो, ठीक है ना। आप लो जो भी एडिशनल डिग्रीज हैं लोग, लेकिन उसको अपनी पढ़ाई के चोक पॉइंट के रूप में मत लेना, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज जब आप पढ़े लिखे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, आप इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम को कॉम्पीट करने आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है। भले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने आ रहा है, तो इसका मतलब है यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब, जो खासकर मेरे जैसे टीचर के पास आ रहा है जो बहुत टफ पढ़ाते हैं, यानी कि पेपर की शुरुआत हो रही तो जीएस पेपर 3 2 इस टाइप की चीज स्टार्ट कर देते हैं, जो बच्चे के कैरिकुलम में जीवन में कभी रहा ही नहीं। तो स्वाभाविक रूप से आप सब योग्य हैं, और आईआईटीएन, जो पीएमटी, आईआईएम, इन बच्चों से मुकाबला करने आए, क्योंकि वो भी इस फील्ड में है, और लिमिटेड सीट है, यानी 1000, 10 लाख के आसपास, 5 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो आप इतने कॉम्पिटिटिव हैं, इतने योग्य हैं, उसके बाद भी आप सब बच्चे कमेंट करें कि सर बिल्कुल एआई का हम उतना ही यूज कर पा रहे हैं जितना हमारे लिए बहुत सामान्य जानकारी चाहिए, विशिष्ट में वो फेल हो रहा है। इसलिए नहीं फेल हो रहा कि चैट जीपीटी फेल है, इसलिए कि उस विशिष्ट तक पहुंचने के लिए आपका स्किल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2047 में भारत विकसित बनेगा, बट चैलेंज है, चैलेंज ये है कि वो समावेशी नहीं बन पाएगा, जिसके पीछे रीजन हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और हमारा जो रिसर्च सिस्टम है, एजुकेशन, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन सब का जो कोलेबोरेशन है, वो सारी चीजें। तो अच्छा टॉपिक है, रेलवे का एक बड़ा रोल है रेलवे रिफॉर्म पर, और उसके बाद ये हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी भारत को रेयर अर्थ में इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भारत सरकार का जो प्लान है, जिसे हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 3 साइंस, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, ऐसे और प्रीलिम्स की निगाह से। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि ये टॉपिक, यानी जो भारत का रेयर अर्थ मैग्नेट के ऊपर है,
इसी डिस्कशन को करते समय मैं आपको अवान्तर ले गया। अवान्तर मतलब एक स्थान से, यानी डिस्कशन कुछ और हो रहा हो और बात कुछ और होने लगे, तो अवान्तर में लेके गया और एक ही चीज का मैंने जिक्र किया, बेटा देखो स्किल नहीं है, स्किल नहीं है। अब स्किल नहीं है, स्किल नहीं है तो स्वाभाविक है भारत का, अरे अगला टॉपिक कैसे रह गया भाई, एक मिनट बच्चों, कहाँ गया रिसर्च पाइपलाइन, अफ्रीका के 7 कॉरिडोर, भारत चीन के पकड़, बाय मिस्टेक मेरे पास टॉपिक है, अभी पीडीएफ में है वो, यहां पर वो टॉपिक में नहीं आ पाया है। तो एक आर्टिकल आज जो मुझे बहुत पसंद आया है, वो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का ही, और वो आर्टिकल है इंडिया का रिसर्च पाइपलाइन। अब ये रिसर्च पाइपलाइन क्या है, रिसर्च पाइपलाइन क्यों जरूरी है, यानी वही इंडिया के स्किल को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर हमारा स्किल अच्छा नहीं है तो आप कितना भी संसाधन हो या संसाधन ना हो, दोनों ही परिस्थितियों में आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। अगर संसाधन नहीं है, स्किल नहीं है, तो स्वाभाविक है आप बाहर से लाए गए संसाधनों का भी दोहन नहीं कर पाएंगे, मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास संसाधन है बट आपके पास स्किल नहीं, तो वो संसाधन, जैसे अफ्रीका के पास संसाधन है, वो अप्रयुक्त रहेंगे, उनका प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद एक और टॉपिक है जो कई दिनों से चर्चा में है, मैंने आज करा चूंकि आज मुझे इसमें पूरा कंटेंट मिल गया। आईएमएफ ने मेरे प्यारे बच्चों भारत में जो नेशनल अकाउंट स्टेटिक्स है, आप कहेंगे सर ये क्या है, नेशनल अकाउंट स्टेटिक्स का मतलब जीडीपी वगैरह जो निकाला जाता है, ठीक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सीएसओ, वो सब आप पढ़े हैं, या एनएसएसओ, ये लोग जो डेटा निकालते हैं मेरे बच्चों, आ, उसको आईएमएफ ने सी ग्रेड कहा है जैसे ए ग्रेड की मूवी, बी ग्रेड की मूवी और सी ग्रेड की मूवी, तो भारत में जो जीडीपी वगैरह का डेटा आता है उसे आईएमएफ ने कहा सी ग्रेड का है। अब सी ग्रेड का इन्होंने कहा, तो सी ग्रेड का क्यों कहा, हम लोग कितने पहले पढ़ चुके हैं कि भारत अपना, एक बार मुझे बताइएगा कितने बच्चों को याद है, मैं देखना चाहता हूं, इसी बहाने आपकी मेमोरी टेस्ट होगी। सी ग्रेड का एक पॉइंट बता देता हूं कि जीडीपी निकालने के हमारे जो पैरामीटर्स है बहुत ओल्ड है, जैसे हमारा बेस ईयर 2011-12 है, 2011-12 हमारा जीडीपी निकालने का बेस ईयर है। बेस ईयर यानी वह आधार वर्ष जिसके आधार पर हम जीडीपी की अस्थायी गणना करते हैं, रियल जीडीपी की गणना करते हैं। तो एक पॉइंट, बाकी और भी बहुत सारे हैं लेकिन एक पॉइंट का यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा। तो चलिए बताइए आप लोगों में से कि भारत सरकार की तरफ से प्रपोज तो है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, प्रपोज तो है कि कौन सा नया बेस ईयर होगा, बताना जरा। प्रपोज्ड है बट अभी इंप्लीमेंट नहीं है। पहले ये बताइए, अगर प्रपोज्ड है और इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फिर वो निबंध जन्म ले गया कि नहीं ले गया, यही कौन सा निबंध, यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को मंथर कर दिया, या पॉलिसी पैरालिसिस है या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस। तो आप देख सकते हैं इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस होने के कारण आज हम सी ग्रेड आईएमएफ की रेटिंग प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको लगेगा ठीक है तो एक ग्रेड की रेटिंग है, अरे भाई सी ग्रेड की आप रेटिंग अगर आपको मिलती है कि आपकी अकाउंटिंग में मिस्टेक है, तो आप जो जीडीपी का आंकड़ा दे रहे हैं इसका मतलब वर्ल्ड लेवल पर वो कंपेटिबल नहीं है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी तो ये इन्वेस्टर वाला पॉइंट जो एफडीआई वगैरह लेके आते हैं, मतलब जिसको हम एफडीआई कहते हैं, स्वाभाविक है उसका जिक्र नहीं, लेकिन आप स्वयं चिंतन कीजिए, आप कहीं भी सुनील अभिव्यक्ति के यहाँ पढ़ना चाहेंगे तो क्यों पढ़ना चाहेंगे कि यार इस बंदे के पास कैसा भी है कुछ भी, हर वर्ष ये रिजल्ट करता ही करता है, हालांकि संख्या ही कम है हमारे मेरे पास वैसे भी बच्चों की अपने प्लेटफॉर्म पे, और स्वाभाविक है वैसे भी पास होने वाले बच्चों की संख्या जो मेरी सबसे बड़ी ऑडियंस है। तो आप मेरा रिजल्ट देख करके आते हो, अगर मैं 1-2 साल रिजल्ट ना करूं, आप ट्रस्ट करिए क्या आओगे मेरे पास, यानी आपको पता है कि इंटरव्यू कॉल हर साल कराता है, ऑलमोस्ट हर साल रिजल्ट रहते ही रहते हैं। तो वैसे ही जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी ये सब सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड देखते हैं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए भी अच्छे से पढ़ लेंगे और एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, चूंकि 2015 का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें 15 में या 19 में कंफ्यूज हो गया हूं, प्रश्न पूछा नहीं था जीडीपी गणना का जो नया सिस्टम है उसके ऊपर पूछा था, नहीं मेंस में पूछा था, प्रीलिम्स में तो पूछता ही पूछता है। तो अच्छे टॉपिक है,
इन सभी विषयों पर अब हम लोग अच्छी बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुलिस के बारे में सोच बदलने की तुरंत जरूरत है। ये उन सभी बच्चों के लिए जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर वो आईपीएस हैं तो, यानी अगर वो आईपीएस हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में, तो ये उनके लिए भी है, ध्यान से समझिएगा। इसके साथ साथ ये उनके लिए भी जो किसी भी स्टेट पीसीएस में डिप्टी मतलब क्या है भाई, डीएसपी है, चाहे बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ कोई भी हो, अगर वो डीएसपी हैं तो उनसे भी यहां पर पुलिस रिफॉर्म पर, चूंकि मोदी जी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अखबारों ने उसे कवर किया है, तो डीएसपी। और मैं कहता हूं कि अगर वो नहीं भी पूछ रहे पुलिस रिफॉर्म पे आप बात करें, अपनी तरफ से पीएम का स्टेटमेंट कोट कर देंगे तो आपको ऑब्वियस है, पीएम का स्टेटमेंट कोट करने का मतलब है कि स्वाभाविक रूप से आप बोर्ड को अपने साथ कनेक्ट कर ले जाएंगे। तीसरा, जो किसी भी प्रकार की पुलिस की पोस्ट पे है, यानी जैसे कोई सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, या कोई कांस्टेबल हो जो एग्जाम दे रहे हो, तो किसी के लिए भी ये, या किसी बच्चे का कुछ ना हो और उसने पहली चॉइस आईपीएस भरी हो, जैसे मेरी पहली चॉइस आईपीएस थी बच्चों, जब मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया तो मेरी पहली चॉइस आईपीएस थी। और आईपीएस होने के पीछे रीजन मेरे बहुत सारे थे, उनका जिक्र भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत वही इनोवेटिव हूं बहुत ज्यादा, तो मेरे दिमाग में शुरू से था कि मैं इंडिया की जो पुलिस है उसको बिल्कुल स्कॉटलैंड यार्ड जैसी बनाऊंगा। क्योंकि जब हम बचपन में, हमारे पास सीखने का क्या होता है, स्कॉटलैंड यार्ड, आप हंस सकते हैं मेरे ऊपर, अच्छा सर आप शुरू से स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में। बेटा जब हम पिक्चर वगैरह देखते थे तो किसी भी पिक्चर में देखो उन्हीं का जिक्र आता था, हमारे टाइम की जितनी भी पिक्चर आती थी या समाचारों में कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत पुलिस, तो मेरे अंदर उनकी एक अच्छी इमेज थी। मुझे लगता था इंडिया की पुलिस फोर्स को मुझे वैसे ही बनाना है। तो ठीक है, तो ऐसा ही कोई बच्चा जो अपनी पहली चॉइस आईएएस की बजाय आईपीएस रखता हो, तो स्वाभाविक है उसके लिए भी इंटरव्यू का प्रश्न। और बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर एक बच्चा, एक लड़का आईपीएस पहली चॉइस रख रहा है, आप इस चीज को नोटिस करिएगा, जो आईपीएस बनते हैं ना वो मजबूरी है, कुछ को छोड़ दिया जाए तो वो मजबूरी होती, क्योंकि हर एक आईपीएस, कुछ को छोड़ दिया जाए, मैं फिर कह रहा हूं, वो री अटेम्प्ट करता है अगली बार आईएएस बनने के लिए। तो जो लोग री अटेम्प्ट करते हैं और अगर आईएएस नहीं बन पाए और फिर वो आईपीएस की जॉब करें, तो इसका मतलब कि वो आईपीएस की जॉब में उतना मजा ले नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी चॉइस में है नहीं वो। और इंडिया का इंटरव्यू एक ही बेस पे होता है, आप पुलिस में जा रहे हैं तो भी 20 से 25 मिनट इंटरव्यू में आप किसी को खुश कर दीजिए, और अगर आप आईएएस बनने जा रहे हैं तो भी 20 से 25 मिनट किसी को खुश कर दीजिए, वो खुश हो गया आपको देख करके, आपके पर्सनालिटी देख करके, आपके इंग्लिश स्पीकिंग को देख करके, तो आपको अच्छा मार्क्स दे देगा। सिंपल, आपका बैकग्राउंड, वाह वाह, अरे आप यहां से हैं, आप वहां से हैं, ये नहीं सोच रहा है कि एक ऐसा कैंडिडेट आया जो आईपीएस बनना चाह रहा है, जरा इसको चेक किया जाए, इसका टेम्परामेंट है, जब पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेगा। मुझसे एक भी प्रश्न आईपीएस वाले पॉइंट पे नहीं हुआ बच्चे। प्रवीण तलहा मैम का बोर्ड था, 25 मिनट मेरा इंटरव्यू चला है, यानी ठीक ठाक होता 25 से 30 मिनट। घड़ी, समय घड़ी का देखा, मैं बता रहा हूं, एंट्री और निकलने का नहीं, 25 से 30 मिनट मिनिमम, यानी 30 के आसपास मेरा इंटरव्यू चला, 30 का इंटरव्यू। लेकिन भाई साहब, जो एक क्वेश्चन, मतलब मुझसे ये पूछा गया कि अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए, पहला ही क्वेश्चन था मैडम का कि अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए तो आप प्रशासन को कैसे हैंडल करेंगे। तो जो भी मैंने बताया, जो पढ़ा था, ऑब्वियस है सामान्य चीज ये सब होती है। एक भी प्रश्न आईपीएस पर नहीं आया, सोचिए आप। तो बस यही चीज है, किस्मत है बेटा, इंटरव्यू इसलिए खूब मेहनत करके जाओ कि किस्मत को भी, अगर किस्मत थोड़ा धोखा भी दे, लोग आपको पसंद भी ना करें, तब भी उनको लगे कि यार इसके पास जानकारी बहुत है, तो इसको तबाही वाला नंबर मत दो, 130-35, इसको ठीक ठीक नंबर दे दो। 170-80, अगर 170 तक आप आ जाते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। मेंस में 10-20 नंबर कट ऑफ से ऊपर हैं, तो और मेरा 40 नंबर कट ऑफ से ऊपर था मेंस में। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी। तो चलिए, पुलिस के बारे में सोच बदलने की सख्त जरूरत है, तुरंत जरूरत है। प्रधानमंत्री ने 60th यानी 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस जो रायपुर में हो रही थी, ठीक है, उसमें स्टेटमेंट दिया कि पुलिस की जो जन धारणा है, यानी पब्लिक परसेप्शन, उसको बदलना
इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता। आप सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पुलिस के बारे में जो पब्लिक परसेप्शन है उसको ठीक करो। किसको कह रहे थे? यानी इंडिया के जितने भी टॉप पुलिस ऑफिसर्स थे उनको। जन धारणा, धारणा क्या होती है बच्चे? धारणा यानी आपकी सोच, और सोच कैसी? पूर्वाग्रह आधारित धारणा। आप क्या होता है धारणा को? अगर आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, धारणा का मतलब होता है पहले से बनी हुई एक भावना, एक विचार, एक दृष्टिकोण। किसके प्रति? किसी के विपरीत, लेकिन यहां पुलिस की बात हो रही। तो आप सब स्वयं जरा एक कमेंट करें और बताएं कि पुलिस के प्रति कैसी धारणा है जनता की। आप कमेंट करते चले जाइए। तो जैसा एक एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, उनका स्टेटमेंट मैं अगर दूं, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका स्टेटमेंट जब आया था, आर्टिकल फिर आया था, मैंने उस पर आपको डिटेल से कराया था, फिर कमेंट करिए कराया था कि नहीं। और एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में यह बात कही कि पुलिस थानों में जाने का मतलब है एक मनुष्य को अपनी गरिमा खो देना। इसका निहितार्थ क्या है उनके इस स्टेटमेंट का? कि अगर आप थानों में जाते हैं तो आपके साथ सही से बर्ताव नहीं किया जाता है। आप कितने योग्य हैं, नहीं है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप सज्जन हैं, क्या है, किसी चीज का ख्याल नहीं रखा जाता। सबको वन साइज फिट्स ऑल की कैटेगरी में आपको निपटाया जाता है। कुछ एक एक्सेप्शन हर जगह है, वो आप देख सकते हैं। ये कहा था कि नहीं? आप गूगल करके सर्च करिए किस एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कही थी। तो वही चीज, यानी तो जनता की धारणा, जब एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की धारणा यह है पुलिस थानों के बारे में, तो आम जनता की क्या होगी? तो आम जनता की धारणा पुलिस के बारे में है कि पुलिस परेशान करती है, समस्या का समाधान ना करके पुलिस परेशान करती है। पुलिस पैसे कमाती है और पक्ष विपक्ष दोनों से पैसे लेती है। अब इसके पीछे पुलिस वालों के अपने तर्क हो सकते हैं, उनके कार्य के घंटे, उनकी जो कुछ भी, वो सब अलग, वो भी एक रिफॉर्म का मुद्दा है। लेकिन अभी हमारा मुद्दा है जन धारणा। मैं केवल एक पक्ष की बात कर रहा हूं, बट ये पब्लिक परसेप्शन है। आप सब स्वयं कमेंट करके, क्या कोई भी बच्चा इससे इनकार कर सकता है कि ऐसा पब्लिक परसेप्शन नहीं है कि लोग पुलिस वालों के पास जाने से बचते हैं? इस जन धारणा मैं समझा रहा हूं, उनका जो कहने का भाव है कि लोग थानों में जाने की बजाय, मेरे प्यारे बच्चों, वो जो लोकल माफियाज होते हैं उनके पास जाते हैं। बाहुबली, वो बाहुबलियों से ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं इन कंपेयर टू पुलिस थाने। इसीलिए आप देखिए, बाहुबली खूब सारा चुनाव जीत करके आते हैं और बड़े बड़े बहुमत से आते हैं। निर्दलीय लड़े तो भी आते हैं, जबकि वो स्वाभाविक है, गलत भी करते हैं, वो अपराध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जीत करके आते हैं, क्योंकि जनता को पुलिस में विश्वास के बजाय उन अपने आसपास के जो बाहुबली होते हैं उनमें विश्वास है। क्या ये सत्य है कि नहीं? और इसीलिए उनकी रॉबिनहुड की इमेज भी होती है। तो जन धारणा बदलना कितनी बड़ी बात करें, और ऐसा कह के जीएस पेपर 2 गवर्नेंस की जो यूनिट है, उसमें जो गवर्नेंस को, गुड गवर्नेंस कब बनाया जाए, तो उसमें एक पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू यूएन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू सेकंड आरसी फोर्थ रिपोर्ट इथिक्स इन गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच में सहयोग होना चाहिए, तभी गवर्नेंस गुड गवर्नेंस के रूप में जाना जाएगा, शासन सुशासन के रूप में जाना जाएगा। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी अगर स्टेटमेंट कह रहे हैं, तो वह पुलिस को जनता से जोड़ करके सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच में सहयोग को ही बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो यह है जन धारणा। इसका एक दूसरा पहलू भी है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका मुझे जिक्र करना बहुत आवश्यक है। एक टीचर कभी भी इमोशनल होकर के आंसर नहीं करता, अगर वो लॉजिकल है। एक पक्ष जो जन धारणा वाला है मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वैलिड पॉइंट है जो मोदी जी ने उठाया, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरा पॉइंट पुलिस रिफॉर्म से भी जुड़ा हुआ है। जो पुलिस में काम करते हैं, जो कांस्टेबल या पुलिस में जो भी उनके ऊपर है, स्वाभाविक है कुछ पहलू उनका भी है। जैसे उनकी सैलरी अकॉर्डिंग टू मी बढ़ानी चाहिए, जिससे वो करप्शन की तरफ मूव ना करें, करें तो ऑब्वियस उसके पीछे पूरा सैलरी बढ़ा करके और एक मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे करप्शन कम हो। दूसरा, इनके वर्क आवर जो होते हैं वो डिसाइड नहीं है, इनको हमेशा काम करना पड़ता है।
तो वर्क आवर अगर डिसाइड नहीं है, मान लीजिए मैं थाने में गया, एक इंस्पेक्टर साहब या एसएचओ साहब या पुलिस वाले जो भी हैं, वो कहीं से रात भर ड्यूटी करके आए। अब मैं बढ़िया कोट सूट पहन करके गया और एकदम बैठा, मैंने कहा मैं हूं मिस्टर एक्स वाई जेड और ये समस्या है। अब आप सोचिए, उम्मीद करेंगे कि वो बहुत अच्छे भाव से बात कर पाएंगे। भाई रात भर बंदा सोया नहीं है, तो वर्क आवर उनके थोड़े से डिस्टरबेंस वाले हैं, वो उसको भी समझना होगा। ज्यादा भर्तियां करनी होंगी, 8-8 घंटे का स्लॉट सबको देना होगा, क्योंकि 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी बहुत होता है। तो एक ये भी उनका मुद्दा। तीसरा एक बड़ा अच्छा मुद्दा मैं बताता हूं, अभी मुझे एक मतलब ऑब्वियस है, आसपास सब वही लोग ही हैं। तो एक एसएचओ साहब से मेरी बातचीत हो रही थी और दिल्ली के कई एसएचओ हैं, उनके बच्चे भी क्लास में हैं, जिसमें विशेष अभी क्लास में होगा। एक बार आप कमेंट करो बेटा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मतलब जिनके फादर्स से मेरा कनेक्ट है। तो उन लोगों ने जो मैंने इनपुट लिया है, इनपुट ये है कि पुलिस रिफॉर्म पर मैंने जब भी बात की, तो कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि आप सब अधिकारी बनने वाले हैं। वो बता रहे थे मुझे कि ऐसा, और बातों बातों में, ऐसा नहीं कि मैंने पूछा कि मुझे यूपीएससी में पढ़ाना, नहीं, बातों बातों में कि पुलिस के ऊपर सब प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने कहा सर, जैसे मान लीजिए मैं थाने में हूं, ये इस थाने का हेड मैं हूं, ये पूरा एरिया मेरा है। एक एसएचओ के हाथ में अच्छा खासा एरिया होता है। आप इसको अपने गांव से भी कंपेयर करिए, आपके गांव में जो थाना होगा उसका जो एसएचओ होगा। उन्होंने कहा कि सर, जो अच्छे पुलिस वाले होते हैं, ध्यान से पकड़ेंगे एक लाइन, यानी जैसे सुनील अभिव्यक्ति अगर सिपाही होता, कांस्टेबल होता, तो आपको अच्छे से पता है कांस्टेबल भी एक नंबर का स्किल्ड होता कि नहीं होता? तेज तर्रार, टेक्नोलॉजी को जानने वाला, चीजों को एक सेकंड में चेक कर लेने वाला, डेटा निकाल लेने वाला, डेटा पर तुरंत एक्शन का प्रॉम्प्ट एक्शन करने वाला सुनील अभिव्यक्ति होता। तो ऐसे सुनील अभिव्यक्ति जैसे ना जाने कितने पुलिस वाले हैं। तो उनको क्या किया जाता है? वो कह रहे थे कि उनको थाने में सर वो रह ही नहीं पाते, क्योंकि उनको जो आईएएस आईपीएस, यानी कोई डीजीपी, डीआईजी, ढेर सारे आईपीएस, एसपी, एसएसपी, ये जो जितने अधिकारी होते हैं ना बट्टा, ये उनको अपनी टीम में रख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये उनको अपनी टीम में, यानी जितने भी ब्रीड हैं अच्छे वाले, ब्रीड मतलब स्किल्ड ब्रीड, नॉट वो जन वाला नहीं, जो स्किल्ड हैं जितने पुलिस वाले, चाहे उनको बड़े बड़े अधिकारी अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं, या उनको किस टीम का हिस्सा बना दिया जाता है? स्पेशल टास्क फोर्स हो गई, ये हो गई, वो हो गई, यानी वो किसी विशेष काम के लिए सेट कर दिया जाता है। थानों में कौन बचा? अब ऐसा नहीं जो थानों में बचे सब खराब है, लेकिन ऐसा जो इनपुट मुझे मिला उसके आधार पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो जो हाईली स्किल्ड है वो तो कहीं ना कहीं डिप्लॉय हो चुके हैं। हमें मिलते हैं थोड़े से सामान्य पुलिस वाले। अब उनसे आप क्या उम्मीद कर पाएंगे? आप चिंतन कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग उस लेवल की होती नहीं कि समय समय पर ट्रेनिंग अपग्रेड किया जाए, ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे वो और बेहतर करें, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, वो सब चीजें। तो एक ये भी पुलिस वालों के सामने चुनौती है। तो 3 पॉइंट उनके भी पक्ष का है जो मैं समझता हूं, बाकी जन धारणा ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने दूसरी बात जो कही है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गजब शब्द देते हैं, उसी तरह उन्होंने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्री जोन में बदलने की बात कही है कि भाई आप सब लोग इसको भी ध्यान रखिए। तो इसका मतलब अब जीएस पेपर 3 में अगर वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद पर कोई प्रश्न आए, ये लाइन भी जरूर डाल दीजिएगा कि उन्होंने इस सम्मेलन में ये बात कही है। तो ये जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक पॉइंट के रूप में साबित हो जाता है। फिर इसके बाद ड्रग अब्यूज, यानी जो भी ड्रग है उसको रोकने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच आवश्यक है। अब ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच आप कहेंगे सर क्या होती है? देखिए कितने चिट चिट टर्म है। अब आप जो बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, यही अगर वर्ड बोले होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच आवश्यक है, तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो उनको मजा आएगा, वाह यार मजा आ गया, कितना अच्छा बच्चा है। अब वो क्या है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेट, ग्रिड, फॉरेंसिक लैब्स जैसी टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग को बढ़ाना होगा। देख सकते हैं, यानी वो मोदी जी की एक सबसे बड़ी खासियत, इसलिए लोग कहते हैं ना बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं बेटा।
पढ़े से ज्यादा कढ़ा होना, यानी पढ़ने से ज्यादा मैं हमेशा कहता हूं आउटकम क्या ले रहे हो समझना बहुत जरूरी है बच्चे। वो टेक्नोलॉजी को मोदी जी इतना मोहब्बत करते हैं, मैं क्या ही बताऊं यार, कौन कर पाएगा। हर जगह लेके आते हैं, जैसी टेक्नोलॉजी ड्रिवन पॉलिसिंग को बढ़ाना होगा और पुलिस को अधिक प्रोफेशनल, सेंसिटिव, संवेदनशील और रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। इसी कारण यह विषय यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड का पसंदीदा मुद्दा बन जाता है। अब आइए जरा हम लोग देखते हैं कि इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं आपको हाँ हरिओम, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं भाई, सब कुछ होना चाहिए, नैतिक शिक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन मैं पुलिस वालों को बिल्कुल खराब नहीं मानता हूं, मैं बस केवल परसेप्शन जो, क्योंकि उनकी समस्याओं को आप नहीं समझेंगे तो फिर तो पुलिस के बारे में सोच बदलने की तुरंत आवश्यकता मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से आप देखना स्टार्ट करें, ठीक है ना। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, इसमें कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं। अब आता है, जैसे कोई भी टॉपिक आप चूज करते हैं ना यूपीएससी के लिए, वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखिए क्या लिखा, यह लॉ एंड ऑर्डर प्लस गवर्नेंस प्लस एथिक्स का मिला जुला मुद्दा है। इससे पता चलता है कि उम्मीदवार को ग्राउंड रियलिटी समझ में आती है नहीं। खासकर मेरे स्टूडेंट राहुल के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनका इंटरव्यू है। पुलिस सेवा वाले उम्मीदवार जैसे राहुल, यूपी पुलिस से यह प्रश्न 100% पूछा जाता ही जाता है। यह बताता है कि आप पुलिस सुधार पर कितना सोचते हैं। तो यूपीएससी इंटरव्यू में बोलने लायक मुख्य बिंदु, सोचो मेरे बच्चों, आज मैंने एक बच्चे के लिए बनाया है, आप सब जब 20 लोग इंटरव्यू देंगे, ऐसे मैं 20 के लिए टॉपिक बनाऊंगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बस पकड़े रहिएगा, छोड़ना नहीं है। आप स्टेट पीसीएस में भी, जैसे गुजरात पीसीएस में बच्चे ने 3rd रैंक लगाया, जैसे राज ने 22nd रैंक लगाई छत्तीसगढ़ पीसीएस में, वैसे ही आपकी भी रैंक लगेगी पीसीएस में भी और आईएएस में भी, ठीक है। अब देखिए, मैं चाहता तो इस टॉपिक को छोड़ सकता था, लेकिन अपना बच्चा है, 1 मिनट के अंदर ध्यान है कि यार इसको इसी विषय पर सबसे ज्यादा काम भी कराना है, चूंकि उसमें जॉब है। अब आता है जनता में, अब उन्होंने कहा कि जनधारणा पर, पब्लिक परसेप्शन को ठीक करना है। तो अब आता है जनधारणा क्यों खराब है। एक तो कठोर व्यवहार, जैसा मैंने आपसे कहा कि कठोर व्यवहार है, आप थाने में जाएं तो ऑब्वियस है, सब बचना चाहते हैं, सब बचना चाहते हैं। फिर इसके बाद आता है देरी से कार्रवाई होती है, पॉलिटिकल प्रेशर, संसाधनों की कमी, संवेदनशीलता की कमी, कम्युनिटी कनेक्ट का अभाव, यानी कि समुदाय के साथ जुड़ने की उनके अंदर भावना नहीं होती। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई मुखर्जी नगर थाने में है, तो ऑब्वियस वो कहीं और क्षेत्र से है, तो यहाँ के लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं है उसका। इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए भी पुलिस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना होगा। लिख लीजिएगा, पीसीपी मॉडल, ठीक है ना। ये सब बच्चे लिख लेंगे, पुलिस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मॉडल, पीसीपी मॉडल। क्योंकि देखिए क्या लिखा, कम्युनिटी कनेक्ट का अभाव। जैसे मान लीजिए आपका गांव है रामपुर, ठीक है ना, रामपुर के शोले, तो रामपुर आपका गांव है। अब यहां पर जो पुलिस ड्यूटी कर रहे हैं वो रामपुर के तो है नहीं, वो तो विश्रामपुर के हैं, शाहजहांपुर के हैं, पता नहीं कौन कौन से पुर के हैं। तो जब ये आएंगे तो ये रामपुर के लोगों से इनका क्या इमोशनल कनेक्ट होगा, बोलो, इमोशनल कनेक्ट होगा? नहीं होगा ना। तो स्वाभाविक रूप से ये ड्यूटी को केवल ड्यूटी की तरह करेंगे कि हमको भैया ये मिला मिला, बाकी तुम भाड़ में जाओ। तो ऐसे में ये मेरी तरफ से सुझाव रहेगा, जो बच्चा, यानी अपने ही बच्चे को, राहुल को, कि आप जब इंटरव्यू क्लास आप देख रहे हैं और जब आपसे पूछा जाए कि पुलिस को लेकर के, तो आप कहेंगे कि सर पुलिस के प्रति जन धारणा कमजोर है और उसके व्यवहारिक रीजन भी हैं जिन्हें हम डिनाय नहीं कर सकते हैं, जैसे कठोर व्यवहार, किसी भी कार्रवाई में समय का लगना। हालांकि उसके और भी पहलू होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से केवल पुलिस ही जिम्मेदार, पुलिस है जिम्मेदार, लेकिन साथ में और संस्थाओं का भी उसमें रोल है। और
संवेदनशीलता की भी कमी है, कम्युनिटी कनेक्ट का अभाव है। तो आप बता देंगे कि भाई जनधारणा क्यों खराब, फिर आप लिखेंगे कि सर मैंने इसका एक समाधान सोचा, यानी आप बोलेंगे जिसको पीसीपी मॉडल, इसमें लिखा नहीं है मेरी तरफ से, पुलिस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मॉडल, यानी रामपुर में जो पुलिस काम कर रही, विश्रामपुर की, शाहजहांपुर की, तो होली, दिवाली, इतने सारे त्योहार, दशहरा, जो भी हो, ईद या कोई भी सिख गुरुओं का जो कुछ भी होता हो, उस समय यानी जनता के साथ इनका कनेक्ट बढ़ाया जाए। जैसे आपको पता एक होता भी है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर जनता के साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है, लेकिन बड़ा कनेक्ट नहीं होता। ऐसे ही लगातार कराया जाए, लोकल गेम्स कराया जाए, पुलिस और जो स्थानीय गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, उनके बीच में पुलिस की टीम और उनकी टीम के बीच में इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो ये आप जरूर इसको लिखिएगा, और इसमें आप लिखिएगा कि केवल पुलिस और कम्युनिटी, कम्युनिटी में भैया वहां का एमपी भी आएगा, वहां का एमएलए भी आएगा, और वहां के लोकल्स भी आएंगे सब। तो ये एक आप बता दीजिएगा। फिर आता है प्रधानमंत्री के मुख्य बिंदु, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर इसके बाद आते हैं अब यूपीएससी इंटरव्यू के संभावित प्रश्न, खासकर जो उम्मीदवार अभी कार्य कर रहे हैं। तो चूंकि मेरा स्टूडेंट काम कर रहा है, तो मुझे उसी के पैटर्न पर इस चीज को बनाना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस को छवि बदलनी चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछ रहा है क्यों। मॉडल आंसर राहुल आपके लिए, सर मैं स्वयं पुलिस सेवा में कार्यरत हूं। अक्सर जनता पुलिस को डर पैदा करने वाली संस्था के रूप में देखती है, जबकि हमारा असली काम जनसेवा है। यदि व्यवहार में संवेदनशीलता, प्रोफेशनल अप्रोच और तत्परता ना हो तो सर विश्वास टूट ही जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने परसेप्शन बदलने पर जोर दिया। अब यहां पर क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा आप भी ऐसे ही हैं, तो आप कहेंगे कि स्वाभाविक है सर, अगर प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं तो मैं उन्हीं पुलिस वालों में से हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत स्तर पर कोशिश करता हूं कि मैं कठोर ना रहूं और संवेदनशील रहूं। अब आप देखिए कितना बैलेंस, नहीं तो आपने पढ़ा नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, इसका मतलब आप ही एकमात्र ईमानदार है, बाकी पुलिस में सब खराब है। तो एकदम से एक्सट्रीम आंसर हो जाता है। तो आप ये वाला दीजिएगा जो मैंने बोला, अगर क्रॉस क्वेश्चन आता है तो। फिर इसके बाद आता है आप एक कांस्टेबल के रूप में पुलिस की छवि बदलने में क्या योगदान दे सकते हैं। तो आपका आंसर होगा सर, छवि बदलना नीचे से शुरू होता है। एक कांस्टेबल के रूप में विनम्रता और संयमित व्यवहार, बुजुर्ग महिला व बच्चों की मदद, जीरो करप्शन, बीट पुलिसिंग के माध्यम से लोगों से संपर्क, डिजिटल सेवाओं का प्रसार जैसे ई एफआईआर, ऑनलाइन कंप्लेंट, और महिला सुरक्षा और संवेदनशीलता को मैं प्राथमिकता दूंगा। इन छोटे कदमों से परसेप्शन बहुत तेजी से बदलता है। तीसरा, पुलिस पब्लिक रिलेशन सबसे बड़ी चुनौती क्यों है। मॉडल आंसर सर, जनता त्वरित न्याय चाहती है, लेकिन पुलिस को कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। इस गैप से एक गलत धारणा बनती है। साथ ही पुलिस की भाषा, व्यवहार और समय पर प्रतिक्रिया भी जनता की धारणा तय करती है। अगला क्वेश्चन, पीएम ने होल गवर्नमेंट अप्रोच क्यों कहा है। मॉडल आंसर सर, ड्रग, नक्सलवाद और शहरी अपराध सिर्फ पुलिस का मुद्दा नहीं है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार, सोशल वर्कर, आईटी, पंचायत, नगर निकाय सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। इसीलिए पीएम ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर जोर दिया। मतलब कि केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, ड्रग की तस्करी रुके, आप समाज को मजबूत बनाए, और समाज को पूरा प्रशासन मिलकर के ही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा मजबूत बना सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कहा है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आता है ठीक है ना, जी किसने कहा था कि सर नैतिक शिक्षा भी दी जाए। जितेंद्र कह रहा मैं भी बीपीएससी में भी इंटरव्यू, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बहुत बच्चे हो आप लोग, ईश्वर करें कि आप सबके इंटरव्यू कॉल, बिहार पीसीएस वाले जितने भी काफी बच्चे हैं मेरे पास, ईश्वर करे सबके इंटरव्यू कॉल आए। सन्नी सिंह कह रहे हैं कि क्लास 9 AM पर क्यों नहीं होता है। भैया सन्नी सिंह, मैं 4 दिन की छुट्टी पे था, उसके अलावा आप जरा पीछे बताइए कब सुबह 9 बजे क्लास नहीं हुई। ऐसे 9 बजे होती बेटा, आपकी जानकारी के लिए बच्चों, एक बार इनको कमेंट कर दो जिससे इनको लगे कि हाँ 9 बजे ही होती। सैटरडे 4 PM, बाकी 9 बजे, ठीक है। एथिक्स आधारित प्रश्न एक बनाए गए हैं। यदि आपका वरिष्ठ आपको इलीगल आदेश दे तो आप क्या करेंगे। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन।
मॉडल आंसर, सर मैं सम्मान पूर्वक बताऊंगा कि यह कानून के विरुद्ध है। अगर दबाव जारी रहता है तो मैं रिटर्न ऑर्डर लेने का अनुरोध करूंगा। मैं संविधान और कानून का पालन करूंगा, ना कि गैर कानूनी आदेश का। ठीक है, क्लियर बेटा। फिर इसके बाद आता संवेदनशील पुलिसिंग से आप क्या समझते हैं, क्योंकि उसमें मोदी जी का स्टेटमेंट भी था सेंसिटिव। तो सेंसिटिव पुलिसिंग मतलब पीड़ित के दर्द को समझना, समय पर प्रतिक्रिया देना, भाषा में सम्मान, लैंगिक संवेदनशीलता, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों की सहायता, यही संवेदनशील पुलिसिंग। देखो ये जो पॉइंट है ना, जब आप फिंगर पे आंसर करते हो ना, तो फिंगर उठा के नहीं, मतलब सर सबसे पहले ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो इससे क्या होता है, कम शब्दों में आप ज्यादा बात कह जाते हैं। और पता चला आप, सर अब देखो इस दो प्रकार के इंटरव्यू देने वाले बच्चे, एक जो बकवास और बी जो सटीक, यानी एक प्रिसीजन एक डिटेल। अब एक क्या कर रहा है, डिटेल। अच्छा भाई राहुल आप बताइए संवेदनशील पुलिसिंग से आप क्या समझते हैं। सर संवेदनशील पुलिसिंग से मैं समझता हूं कि जिससे कि पुलिस जो है पीड़ितों के दर्द को समझे, और पीड़ितों के दर्द को केवल समझे नहीं, उसका समाधान भी दे सर। और समाधान सर ऐसा होना चाहिए कि जैसे अब देख रहे हो आप, लैंग्वेज बोल रहा है वही बातें, लेकिन कितना खींच रहा है दूसरा बच्चा। हाँ राहुल, संवेदनशील पुलिसिंग से आप क्या समझते हैं। सर पीड़ित के दर्द को समझना, समय पर प्रतिक्रिया देना, भाषा में सम्मान, लैंगिक संवेदनशीलता, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की सहायता, यही संवेदनशील पुलिसिंग है। दैट्स इट। उसको भी लगेगा बंदा एकदम प्रिसीजन है, सटीक है, पुलिस में है, काम की बात ही करता है। और ऐसे लोग, खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको ज्यादा पसंद आते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं सिचुएशनल प्रश्न। आपका क्षेत्र सांप्रदायिक तनाव में है, आप क्या करेंगे। ये चूंकि मेरा राहुल आपका बच्चे तय हुआ था कि आज से मैं आपको एक निश्चित टाइम रोज दूंगा, तो उसी टाइम का ये आज का हिस्सा है। आप क्या करेंगे। दोनों पक्षों से संवाद करेंगे, अफवाह की रोकथाम करेंगे, सोशल मीडिया निगरानी करेंगे, फ्लैग मार्च कराएंगे, यानी पॉजिटिव समाज के अच्छे लोगों को लेकर के लोकल लीडर्स को इन्वॉल्व करेंगे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन। अब आता है अगला प्रश्न। आप देखते हैं कि आपका वरिष्ठ एक गरीब शिकायतकर्ता से गलत व्यवहार कर रहा है, आप क्या करेंगे। तो आप कहेंगे कि आप उसको, यानी गरीब को कंप्लेंट, मतलब वो कहेंगे कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, उसको आश्वासन देंगे, वरिष्ठ को सम्मानपूर्वक याद दिलाएंगे, और उससे कहेंगे कि सर स्वयं, मतलब आप स्वयं कि सर ये काम मैं ही कर देता हूं, आप सर आराम कर ले। ऐसा करना पड़ता है, और पुलिस की गरिमा बनाए रखना। ठीक है। एक ड्रग केस में आपको पता चलता है कि युवक अपराधी नहीं पीड़ित है, आप क्या करेंगे। तुरंत उसको रिहेबिलिटेशन के लिए भेजेंगे, परिवार की काउंसलिंग करेंगे, सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई और सोशल समर्थन सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अब मैंने राहुल 1 मिनट का परफेक्ट इंट्रो इंटरव्यू बोर्ड में देने के लिए भी आपका बनाया है। सर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत हूं। फील्ड ड्यूटी ने मुझे सिखाया है कि पुलिसिंग का मूल उद्देश्य डर नहीं, भरोसा पैदा करना है। महिला सुरक्षा, बीट पुलिसिंग और साइबर जागरूकता जैसे अभियानों में मेरा सीधा अनुभव है। मैंने देखा है कि जनता के साथ हमारी भाषा, व्यवहार और तत्परता से पुलिस की छवि बनती है। और यूपीएससी में सेलेक्ट होकर के मैं व्यापक स्तर पर टेक्नोलॉजी आधारित, संवेदनशील और विश्वास आधारित पुलिसिंग को मजबूत करना चाहता हूं। कैसा लगा बच्चों, मजा आया। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ईसीएल को एक बार फिर से, ईसीएल कराया हूं कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ सर करा चुके हैं कई बारी। तो आरबीआई का जो डिस्कशन पेपर है उसमें बैंकों के लिए, तो ये बैंकिंग से संबंधित है। प्रीलिम्स में कभी कभी बहुत हल्का, जैसे पूछ लिया था बेसल नॉर्म्स, बेसल मानक का संबंध किससे, बैंकिंग से एक लिखा था, 3 तो पता नहीं, रक्षा, डिफेंस, ऑफेंस लिख दिया था। तो कभी कभी पूछ ले ईसीएल मॉडल, तो ये बैंकिंग से है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मॉडल पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं। आप कहेंगे हाँ सर आप पढ़ाए हैं। ठीक है। तो यह भारत के बैंकिंग सेक्टर में पिछले कई दशकों में, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला सबसे बड़ा एक सुधार है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। सबसे बड़ा सुधार, सुधार क्या है, यानी मेरे प्यारे बच्चों,
अभी तक क्या होता था, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को लाने से पहले बैंक जो भारत में होते थे इनकर्ड लॉस मॉडल पर चलते थे। इनकर्ड लॉस मॉडल का मतलब होता है कि बैंक तभी नुकसान का पैसा अलग रखते हैं जब नुकसान हो चुका हो और लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका, यानी घटना घटित होने के बाद, बैंक का पैसा डूब गया उसके बाद। और ये क्या है, बैंक का पैसा डूबने ना पाए उसके पहले। तो बस आपको याद रखना है। और यह ईसीएल मॉडल संपूर्ण विश्व में अपनाया जा रहा है। यही आपको यहां मुझे प्रीलिम्स के लिए पढ़ाना है और डिटेल से सब कुछ दे दिया गया है, ठीक है ना, विस्तार से। ठीक है, अब एक बार आपको चर्चा में क्यों, तो आपको पता ही लग गया। और चूंकि यह दशकों में सबसे बड़े सुधारों में से एक है, विवेकपूर्ण सुधार है, तो तुरंत इसमें ए से पैदा कर दीजिए यहीं पर, यानी ईसीएल को निबंध में यूज करिए। क्या है, एक विजनरी डिसीजन है कि नहीं, आप मुझे बताएं, पढ़ने के बाद बताइएगा। यूपीएससी ने निबंध पूछा था, विजनरी डिसीजन अंतर्ज्ञान और तर्क के मेल से आता है। मजा आया मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे हाँ सर आ गया। विजडम फाइंड्स ट्रुथ, यानी कि पॉलिसी मेकर्स के विवेक ने सत्य को पहचाना कि हमें एनपीए हो जाने के बाद मैनेजमेंट नहीं करना है कैपिटल का, बैंकिंग कैपिटल का, हमें इस प्रवृत्ति को रोकना है और बेहतर ग्लोबल प्रैक्टिसेस को अपनाना है। हो गया कि नहीं? करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव, वो तो आ ही जाएगा। आई होप अब आप समझ गए हैं, बहुत जगह आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, दशकों में सबसे बड़े विवेकपूर्ण सुधारों में से एक माना जा रहा है। वर्तमान प्रणाली हानि मॉडल है, ठीक है ना, यानी हानि वाला, यानी इनकर्ड जो मॉडल है आप सबको पता है, यानी इसके तहत बैंक तभी प्रावधान करते हैं जब नुकसान हो चुका और तनाव के संकेत दिखाई देने लगे। तो आपको पता है, यानी लेट से होता है। अब आता है ईसीएल, ठीक है, यानी डिफॉल्ट की संभावना हो उसको पहले से, यानी जैसे मुझे लोन दिया गया तो अनुमान लगा लिया गया कि इनका लोन सिक्योर है कि नहीं, और उसके हिसाब से फाइनेंस की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लेना। समझ में आया कि नहीं आना, यानी अपना एक बजट नुकसान का तैयार कर लेना है। क्लियर है बेटा? कुछ याद आ रहा है? बोलो भाई। कमेंट कीजिए। कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है? अच्छा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्यों आया है? चलो बताओ भाई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्यों आया है? चलो बोलो। यानी मेरे बच्चे, यहां यही है कि वर्तमान जो बैंकिंग सिस्टम है, क्या है, जो वर्तमान बैंकिंग सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यही जो आपने पीछे पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं इनकर्ड लॉस मॉडल, जिसे आईएलएम कहा गया। ये आईएलएम यानी इनकर्ड लॉस मॉडल। इसका मतलब मैंने आपको समझाया, यानी पहले क्या होता था, बैंक तब तक मानते ही नहीं कि नुकसान हुआ है जब तक लोन पूरा खराब ना हो जाए, जिसको दिया है वो डूब ना जाए, यानी एनपीए ना बन जाए। यानी पहले दिया गया लोन किसको, आप में से हरिओम को, कीर्ति पटेल को दिया गया लोन डूबेगा, फिर बैंक जागेगा। ये देरी है कि नहीं? यह देरी बैंकिंग सिस्टम को अचानक हिला देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपके घर में पाइप लीक हो रहा हो और हम उसको तब तक ना ठीक करें जब तक पूरा कमरा पानी से भर ना जाए। पुरानी बैंकिंग भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। अब तो समझ में आ गया। यानी ये क्या था, गलती थी,
अब आरबीआई ने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, यानी ईसीएल। आरबीआई ने क्या कहा, ईसीएल, कि अब यह तरीका नहीं चलेगा। तो अब देखिए निबंध कैसे आप यहां यूज करेंगे। स्वीकारोक्ति का साहस, सुधार करने की निष्ठा, सफलता के दो मंत्र हैं। तो आप उस निबंध में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारा जो इनकर्ड लॉस मॉडल था वह गलत था और बैंकिंग कैपिटल को नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए सुधार करने की निष्ठा के तहत ईसीएल लाया गया। यह एक विजनरी डिसीजन है, विजडम फाइंड्स ट्रूथ। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? यूपीएससी को पकड़ना बहुत इजी है। तो आरबीआई ने कहा भैया अब यह तरीका नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था भाई क्रेडिट पर चलती है, ऋण पर चलती है। एमएसएमई हो गया, घर हो गया, गाड़ी, बिजनेस, हर जगह लोन चल रहा है। अगर लोन में खराबी देर से दिखेगी, यानी वो पैसा डूबेगा, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल जाएगा। जैसा आपने देखा बहुत सारे बैंक हमारे हिले हुए हैं बहुत पहले से ही, और सरकार को उसमें कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ा, नहीं सरकार को बैंकों में पैसा डालना पड़ा बहुत पहले, याद रखिए। इसलिए अब आरबीआई कहता है कि अब नुकसान डूबने के बाद नहीं, डूबने से पहले पहचानो, और डूबने से पहले पहचानने का जो काम करेगा ईसीएल करेगा, जिसके बारे में यहां सब लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब आप कहेंगे सर थोड़ा इसको सरल ढंग से, यानी भविष्य में कितना नुकसान हो सकता है उसका अनुमान लगाकर आज ही पैसा अलग रख दो। जैसे कोई डॉक्टर बीमारी आने से पहले ही आपके घर में सारी सुविधाएं सुनिश्चित कर दे, वो कर दो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत 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 ईमानदारी के साथ, क्योंकि जो पहला वाला है आईसीएल है, उसमें बैंक तभी प्रोविजनिंग करता है जब लोन एनपीए हो जाता है, नतीजा डिफॉल्ट बढ़ जाता है। अचानक उसकी फिर ये प्रोविजनिंग करते हैं, इससे बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिर जाती है, नए लोन रुक जाते हैं, लोन होंगे नहीं तो फिर लोन क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लोन क्या है बेटा? पीएफसीई भी है कि नहीं है? 60 रुपया खपत से बन रहा है, उसमें लोन का बहुत बड़ा हिस्सा है। नए लोन रुक जाएंगे तो इकोनॉमिक नुकसान होगा कि नहीं? इससे इकोनॉमी में झटके बढ़ जाते हैं। पॉइंट इज क्लियर? यानी अभी तक का सिस्टम ऐसा था कि बारोवर की हालत खराब हो फिर भी बैंक चुप है, क्योंकि मॉडल कहता है कि वो ऑफिशियली एनपीए बनेगा तभी नुकसान माना जाएगा। अब आता है नया सिस्टम, यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अच्छा, एक आप लोगों को इंफॉर्मेशन भी मुझे देनी है बच्चों, कि हम प्रीलिम्साथॉन का दूसरा संस्करण ला रहे हैं, उस पर एक सेशन आज मैं लूंगा, आपको सूचना पहुंचा दी जाएगी, वो ध्यान रखिएगा। यानी जिन बच्चों का जिन्होंने नवंबर में नहीं लिया, दिसंबर में उनके लिए बिल्कुल न्यू प्लान है। ठीक है, और जो नवंबर में ले चुके हैं अभी तक नहीं दिए, दिसंबर वाले प्लान को आप स्टार्ट करेगा, बाकी जिनका चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, यानी ईसीएल वही है कि जैसे कोई डॉक्टर के सर्दी बढ़ रही है, अभी से दवा रख लो, बीमारी आने का इंतजार मत करो। अब यहां पर आप देखोगे दो तीन टर्म आए हुए हैं, जरा पैरामीटर में उनकी मीनिंग और यूपीएससी रेलेवेंस देखिएगा। क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पीडी। यानी ये जो चार्ट मैंने बनाया ये बताता है ईसीएल कैसे काम करता है। हाँ हाँ नीतू, 27 वालों के लिए भी है भाई, तभी तो कह रहा हूं 26-27 दोनों के लिए। मैंने इसीलिए तो कहा था ना, नई डेट निकाल दिया हूं। 27 वाले, अब कितना साल तुम्हारे प्रीलिम्स में रह गया? 1 साल रह गया, तो 27 वालों के लिए भी है। ठीक है, अभी बताता हूं। तो ईसीएल कैसे काम करता है आप यहां से देख सकते हैं। तो इसका पहला
मतलब इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट है, यानी 3 तरीके से काम करता है, या इसके 3 घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। यही प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा। पहला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, यानी प्रोबेबिलिटी जैसे आप सीसेट में लगाते हैं, संभाव्यता। यानी इसकी मीनिंग है बारोवर के भविष्य में लोन ना चुका पाने की संभावना। ऐसे में अगर एक कंपनी की जो सेल है, बिक्री है, वो साल दर साल गिर रही है, तो उसका जो पीडी है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा? दूसरा लॉस गिवन डिफॉल्ट, एलजीडी है। इसका मतलब डिफॉल्ट होने पर दूसरा बैंक को कितना नुकसान होगा। यानी अगर बैंक के पास घर गिरवी है तो घर बेचकर कुछ पैसा मिल जाएगा, तो उसका जो एलजीडी है वो कम होगा। अगर कोई कोलेटरल नहीं है तो एलजीडी ज्यादा होगा। ये सब ईसीएल यानी अनुमान लगाने के 3 तरीके, आप ऐसा मानिएगा। ईसीएल में अनुमान लगाने के 3 तरीके कैसे लगाए जा रहे हैं, वो मैं बता रहा हूं। तीसरा हो गया एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, ईएडी। इसका मतलब हो गया कि बारोवर यानी उधार लेने वाला, इसकी मीनिंग हो गई ये वाली, अगर डिफॉल्ट करता है तो उस दिन का कुल आउटस्टैंडिंग लोन, यानी अगर क्रेडिट कार्ड में 1.2 लाख रुपए बकाया है तो यही ईएडी होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या किया जाएगा, इन तीनों का फार्मूला क्या होगा जरा देखिए। एक्सपेक्टेड लॉस कैसे निकाला जाएगा? पीडी इंटू एलजीडी इंटू ईएडी। समझ में आ गया बेटा? ईसीएल इन तीनों का गुणा कर दिया जाएगा, और इन तीनों को गुणा करने के बाद जो धन का अमाउंट आएगा उसको पहले से ही प्रोविजन के रूप में रख लिया जाएगा। तो ऐसे में अगर बैंक फ्लॉप होंगे तो क्या बैंकिंग सेक्टर, ऐसे में अगर वो लोन एनपीए होंगे तो क्या बैंक पर कोई प्रेशर आएगा? अब तो आ गया मजा? मजा आ गया? तो ये है ईसीएल कैसे निकाला जाएगा, तीनों को गुणा करके। क्लियर हो गया बेटा? फंस जाओगे, मैं पहले कह रहा हूं। तो क्लियर हो गया सबको? अरे बेटा ये सिंपल है यार, इसको ऐसा समझो, इन तीनों को गुणा करके निकाला जाएगा। ठीक है ना? बस, और इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है? किसको? ईएडी समझ में नहीं आया, ये कह रही निकिता पटेल। अरे बेटा सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे देखो। पीडी, एलजीडी और ईएडी, इन तीनों को मिलाकर बैंक पहले से अनुमान लगा लेता है कि भविष्य में कितना नुकसान हो सकता है, पहली चीज। अब इसको आप ऐसे याद रखो, चलो इसको छोड़ो, और सरल भाषा में पीडी बताता है कितनी संभावना है कि वह नहीं चुकाएगा। यानी पहला वाला जो आपके सामने है वो ये बताता है, ये वाला फिर से देखिए, फिर पूछेगा, ये बताता है कितनी संभावना है कि वो नहीं चुकाएगा। दूसरा एलजीडी बताता है कि अगर नहीं चुकाया तो कितने का नुकसान होगा। और ईएडी क्या बताता है? यह बताता है कि उसी दिन बैंक पर उसकी कितनी बकाया राशि है। तीसरा क्या बताता है कि जब ये डिफॉल्ट होगा तो उस दिन बैंक पर उसकी कितनी बकाया राशि है। अब तो क्लियर है? या एक बार और बता दो, चूंकि फिर से समझिए, चूंकि निकिता ने पूछा है कि निकिता पटेल ने, ठीक है ना? तो एक बार और बेटा आप बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? यानी सिंपल, फिर से, जब कोई उधार लेने वाला, जैसे निकिता पटेल आप भविष्य में लोन ना चुकाए, इसकी संभावना को पीडी कहते हैं। यानी इसको आप ऐसे समझें कि बारोवर कितना भरोसेमंद है, इसका पैसा वापस आने का क्या चांस है। ठीक है? यानी एक कंपनी की अगर बिक्री, मान लीजिए आपकी कंपनी निकिता पटेल नाम से आपकी कंपनी है,
अब आपकी कंपनी में जो भी आप बनाते हैं उसको बेच रहे हैं, उसकी बिक्री घट रही है और आपका घाटा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि डिफॉल्ट होने की संभावना यानी पीडीआई हो गई। अब तो आप समझ गए। इसको आप ऐसे भी समझिए कि गांव में दो आदमी निकिता पटेल आपके पास आते हैं, आपसे उधार मांगते हैं। ध्यान से समझिएगा, निकिता पटेल, दो गांव के आदमी आपके पास आते हैं उधार मांगने के लिए, जिसमें से जो पहला है वो खेती अच्छी कर रहा है, उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, और दूसरा आता है 3 साल से कर्ज में डूबा है, उसकी कोई आमदनी नहीं। तो इन दोनों में से किसकी पीडी ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, बताओ? दोनों में से किसकी ज्यादा होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट? आप कहेंगे सर स्वाभाविक है दूसरे की, वही है ये। दूसरा एलजीडी फिर से बता देता हूं, डिफॉल्ट के बाद, यानी पहला डिफॉल्ट, दूसरा डिफॉल्ट के बाद असल नुकसान की गणना हम दूसरे वाले से करते हैं। यानी डिफॉल्ट होने के बाद बैंक को कितना नुकसान होगा, इसे हम एलजीडी कहते हैं। पहला वाला डिफॉल्ट हो गया, दूसरा कितना होगा। और यह डिपेंड करता है कि भैया उधार देने से पहले कोलेट्रल यानी जो रखवाता है ना, जमीन उमीन गिरवी, उस पर डिपेंड करता है। इसको आप ऐसे समझिए निकिता पटेल कि अगर आदमी जिसने आपसे उधार लिया भाग गया तो बैंक को कितना घाटा होगा। फॉर एग्जाम्पल निकिता पटेल, आपने कार लिया और बैंक ने आपको कार पर एक लोन दिया। डिफॉल्ट होने पर आप कार बेचकर, मतलब डिफॉल्ट होने पर कार बेचकर 70% पैसा वापस मिल गया, तो एलजीडी कितना हुआ? 30%, 30% का नुकसान हुआ। इसको आप ऐसे समझिए निकिता पटेल कि जैसे आपने उन दो लोगों को उधार दिया जो आपके गांव में आपसे मांगने आए थे, एक ने आपके पास सोना गिरवी रखा और फिर उधार लिया, दूसरे ने कुछ गिरवी नहीं रखा, उधार लिया। तो अगर पहला डूब गया जिसने सोना गिरवी रखा है आपके पास, तो आपका नुकसान कम होगा ना, और दूसरा डूबा तो आप पूरे डूब जाएंगे कि नहीं। इसका मतलब दूसरे का एलजीडी ज्यादा है। ये सब पहले से अनुमान रहेगा बैंक के पास। तीसरा आपने पूछा था एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट के दिन कुल कितना बकाया है। यानी जो बारोवर यानी उधार लेने वाला डिफॉल्ट वाले दिन बैंक का जितना पैसा, यानी कि जिस दिन हमारा डिफॉल्ट हो गया तो हमारे ऊपर कितना बैंक का बकाया आया, उसे हम ईएडी कहते हैं। यानी डिफॉल्ट जिस दिन हुआ, डेट नंबर एक्स वाई जेड, उस दिन उसकी कितनी उधारी बैंकों पर बाकी थी। जैसे मान लीजिए कि आप डिफॉल्ट हो गए और आपके क्रेडिट काल का बकाया है 1.5 लाख, तो यही 1.5 लाख ईएडी है। ठीक है, और तीनों को आपको बता ही दिया, बताने की जरूरत नहीं है। अब तो शायद क्लियर हो गया होगा बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, तो बस अब इसको खूब पढ़िए, मैंने बहुत अच्छे से आपको करा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन भी करा दिया है। विद रेफरेंस टू द आरबीआई प्रपोज्ड एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क फॉर बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एक क्वेश्चन ये करा दिया, दूसरा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 जो यूपीएससी आजकल पूछ रहा है वो करा दिया, इनकर्ड लॉस मॉडल और ईसीएल मॉडल में कंपेयर को लेकर के। ठीक है, तीसरा इसका मैकेनिक्स क्या है उसके ऊपर। तो 3 प्रश्न आपको बना दिए, जिनका स्वाभाविक रूप से मुझे इसलिए मैं नहीं कराता हूं, इसमें समय लगेगा, बहुत बढ़िया से मैं क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर देता हूं और साथ में उसका एनालिसिस देता हूं कि कौन सा कथन सही है और क्यों सही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हमें इसमें बहुत ज्यादा घुसने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, मजा आवा? मजा आया कि नहीं आया भाई? लूट लो यूपीएससी को। ठीक है, और मैं अब आप लोगों की क्लासेस पॉलिटी वगैरह का भी प्लान करने जा रहा हूं। ठीक है, तो एक बार के लिए 2 मिनट के लिए केवल आप लोगों के सामने ये मैं रख दूं, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। प्रीलिम्साथॉन 2.0, यानी जिन्होंने नवंबर में एडमिशन नहीं लिया, जिनको लगा था कि अभी उनकी तैयारी करनी है, नंबर 1 वो बच्चे, दिसंबर से तो सबको शुरू ही करना है। तो दिसंबर से यानी पूरा प्लान, एकदम नया प्लान, ये 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। याद रखिएगा 7 दिसंबर से पूरा चार्ट हमने आपको आगे दे दिया है।
ये 2027 वाले बच्चे जरूर देंगे। मैं पहले कह रहा हूं 26 वाले तो देंगे ही देंगे, क्योंकि जो काम बाद में करना एक साल पहले करके प्रैक्टिस कर लीजिए, और 24 मई को पेपर आप भी देखिए, पढ़ तो रहे ही आप, और फिर उसके बाद अगले साल आपके ऊपर बोझ कम रहेगा और पहले अटेम्प्ट में निकलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये प्रीलिम्साथॉन 2.0, ठीक है। तो ये आपके सामने आता है, 7 दिसंबर से ये शुरू होने जा रहा है, जिसका पूरा टेबल आपको मैं दे दूंगा, जिससे आप उस पूरे जो है टेबल के अकॉर्डिंग आप चीजों को देख सकें, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी प्रीलिम्स, अब समय आ गया है कि अगर आप मेंटरशिप की डिमांड करते हैं प्रीलिम्स की, बहुत बड़ी चीज है। इस चीज को आप, जो लोग नहीं समझ रहे, मैं उनका कुछ भी इलाज नहीं कर सकता हूं। प्रीलिम्स में समस्या है, और अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो ऑब्वियस है, मुझे लगता है कि आप कच्चे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स मतलब इस समय सब कुछ। प्रीलिम्स गया तो सब कुछ गया, इसलिए जिनको भी ये लगता है वो आकर के और जो है अ, ये इस प्रीलिम्स की मेंटरशिप जरूर लें। इस प्रीलिम्स की मेंटरशिप के साथ मेरी टेस्ट सीरीज फ्री होती है, याद रखिएगा। यानी ये कुछ भी नहीं है, पूरी टेस्ट सीरीज फ्री है अगर आप मेंटरशिप लेते हैं, और स्वाभाविक है नहीं लेते हैं तो आप अलग से टेस्ट सीरीज ले करके और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बाकी हमारे सारे कोर्सेज, पूरी फाउंडेशन की तैयारी मैं कराता हूं, ऑप्शनल्स की तैयारी, सारे ऑप्शनल की ऑलमोस्ट मेंटरशिप देता हूं, जो आप पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों, और आप यहाँ पर कॉल मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लर्निंग ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो सिंपल, मेरा कहना आप सबसे यही है कि चीजों को समझिए ज्यादा से ज्यादा। एक बार मैं शेड्यूल भी आप लोगों को दिखा दूं। हम्म, हो, हो। ठीक है, तो पीडीएफ अभी इसका मैं बनवा लेता हूं, फिर आप लोगों को मैं देता हूं, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं, अ, अब अटैक मारिए। हो गया बच्चे, चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए, और अगला है अफ्रीका के जंगलों के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों। अफ्रीका के जंगल कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स में बदल गए। अब यह सबसे पहले तो निबंध है, शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, व्हाट इज द रिसर्च अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप जरूर पकड़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये उतना ही बड़ा बदलाव है जैसे हमारी आईक्यू आईपी की क्लास का सबसे मेहनती स्टूडेंट अचानक सबसे कमजोर बन जाए। तो दुनिया, प्रीलिम्स के लिए दुनिया के 3 बड़े जंगल क्षेत्र, अमेजॉन देख सकते हैं,
साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका, ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड घटा नहीं रहे हैं अभी, ये बढ़ा रहे हैं वातावरण में। यानी प्रकृति के 3 फेफड़े अब धुआं छोड़ रहे हैं, आप समझें। अब हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कार्बन सिंक क्या होता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र जो CO2 को सोखता है, उसे हम कार्बन सिंक कहते हैं। जैसे जंगल भी सोखता है, समुद्र भी सोखता है, मिट्टी भी सोखती है। अब आपके दिमाग में आएगा कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स क्या होते हैं? जब कोई क्षेत्र कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ने लगे तो उसे हम कार्बन सोर्स कहते हैं। अब यूपीएससी क्या ट्रैप करेगा आपको, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए टॉपिक है, आप देख सकते हैं। क्या है ये? अब इसमें प्रीलिम्स के लिए तो यूपीएससी ट्रैप क्या है? यूपीएससी ट्रैप है, दिए गए स्टेटमेंट में या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सही है, लिख देगा। पहला, ऑल रेन फॉरेस्ट आर कार्बन सिंक, सभी वर्षा वन कार्बन सिंक होते हैं। तो जो बच्चे पिछले साल तैयारी किए थे तो वो होगा ऑल, यानी सही है। लेकिन 2017 के बाद ये गलत हो चुका है। ठीक है, यही स्टडी अफ्रीका के जंगल के बारे में आई है और स्टडी का नाम यहां लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो उसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया जंगल कटे, जंगल काट के वहां खेती हो रही है, उद्योग लग रहे हैं, आग लगी, खेती बढ़ी, खनन तेज हुआ, लकड़ी जलाने का दबाव बढ़ा। तो अब ये से जब वन कटेंगे तो जंगलों के पास कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम होती गई, बताने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक और प्रीलिम्स का बड़ा धमाकेदार पॉइंट आएगा, तब आपको मजा आएगा, आपको लगेगा ये तो सर मुझे थोड़ा थोड़ा आता था, अब जो बताने जा रहा हूं आपको नहीं आता। अब आता है कि इस प्रकार की चीजों, यानी ये रिसर्च कैसे किया जाता है, यानी वैज्ञानिकों ने यह कैसे पता लगाया कि कार्बन सोर्स बन गए, उसको बोलते हैं सैटेलाइट ड्रिवन, या सैटेलाइट डेराइव्ड कह दूं, सैटेलाइट डेराइव्ड बायोमास मैप्स का प्रयोग किया गया। सैटेलाइट डेराइव्ड बायोमास मैप, यानी सैटेलाइट से सामान्य भाषा में यह मापा गया कि कितने पेड़ रहे, कितनी लकड़ी कम हुई, यानी कितनी कटाई हुई, इस प्रकार की चीजों को तो बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, मजा आवा भैया? बाकी अब इसमें आप पढ़ लीजिएगा। फॉर प्रीलिम्स सब कुछ मैंने दे दिया है और खूब एमसीक्यू भी बना दिए हैं। ठीक है ना? MCQ 1, MCQ 2, MCQ 3, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस 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 मोर, उठाएंगे। ठीक है, कैसा लगा बच्चों? आनंद। फिर इंग्लिश, अब देखो डीप क्वेश्चन भी है, वो तो एकदम से टॉपिक से रिलेटेड। अब फिर देखिएगा, अफ्रीका के फॉरेस्ट में जो भी फाइंडिंग हुई उसको लेकर के 4 स्टेटमेंट, फिर इस मतलब 4, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 1, 2, 3 आधारित क्वेश्चन, फिर उसके बाद ऑब्वियस है तीसरा क्वेश्चन। तो अब अफ्रीका के फॉरेस्ट और कार्बन, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो बस यही है बच्चों, खूब मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, जिससे कि आप बेहतर करें और खूब सारा बेहतर करें मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है 7 कॉरिडोर, यानी भारत में रेल के 7 कॉरिडोर हैं जहां से भैया पूरा माल ढोया जा रहा है। बस यही यहां पर टॉपिक है। आप कहेंगे सर क्यों पढ़ा रहे हैं? हम इनको भाई पढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं आधारभूत संरचना में रेलवे, देख सकते हैं सिलेबस का पार्ट है, और ऑब्वियस है इकोनॉमी की पहली यूनिट तो आई जाती है और सरकारी नीतियां जीएस पेपर 2 किया जाती है। फिर इसके बाद 2021 का प्रश्न भी आ जाता है कि भाई अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलवे में भी आपको निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि 7 कॉरिडोर हैं, 41% बेचारे ढो रहे हैं, तो लेट भी तो होगा ना, ट्रेनें रुकेंगी, समय से नहीं जाएंगी। तो ऐसे में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे में रिफॉर्म करना है। तो ये एक पॉइंट इस प्रश्न के अंतर्गत आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा?
इनोवेशन करना पड़ेगा, ये भी इसमें दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, चीजें बड़ी बेहतर हैं। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मुद्दा एक्चुअल में है क्या। मेरे प्यारे बच्चों, भारत की रेलवे बहुत बड़ी है, आपको पता है। आंकड़ा है यहां पर सारा दिया गया है, लगभग 69,000 किलोमीटर। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे रेलवे नेटवर्क का केवल 16% हिस्सा देश के 41% ट्रैफिक को संभाल रहा है। जरा समझिएगा, रेलवे नेटवर्क का केवल 16% हिस्सा, यानी रेलवे नेटवर्क अगर 100 है तो उसका केवल 16% हिस्सा देश के 41% ट्रैफिक को संभाल रहे। तो वैसे हो गया ना कि भारत के 1% के पास 22% के बराबर संपत्ति है। क्या है? असमानता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें, हाई डेंसिटी नेटवर्क एसडीएन, ये 16% क्या है? यानी जो 16% 41% माल ढो रहा है, तो 16% क्या है? ये वही है जिसे मेरे प्यारे बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं, एचडीएनएस, यानी हाई डेंसिटी कॉरिडोर। यानी ट्रेन की ऐसी लाइनें जहां ट्रेनें अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा चल रही। ये ठीक वैसा ही जैसे 2 लेन सड़क पर 6 लेन जितनी गाड़ियां डाल दी जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। समस्या समझ में आ गई, यानी करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव चीजें आ गई। वे सपने जो सोने ना दे। अब आपके मन में अगर ये आ गया तो एसडीएन क्यों बना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए, भारत की जनसंख्या बढ़ी, उद्योग बढ़े, खदानें बढ़ी, बंदरगाह बढ़े, लेकिन रेलवे की लाइनें उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। ये ठीक वैसा ही है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपके घर में लोग बढ़ते जाएं पर कमरे ना बढ़े। फिर क्या होगा? भीड़, टकराव, देरी, तनाव। यही एसडीएन में भी हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, यानी यहां पर खूब ट्रेनें चल रही, सिंपल सी बात है। अब इसमें कौन कौन सी हैं वो भी यहां लिखी हुई, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी, यानी इस कॉरिडोर में देख सकते हैं 1 2 3 4 सातों। हावड़ा से दिल्ली, हावड़ा से मुंबई, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, सब लिखा हुआ। इनमें से हर एक रूट मेरे प्यारे बच्चों मेट्रो को जोड़ता है, कोयले की खदानों को जोड़ता है, इंडस्ट्रीज को जोड़ता है, बंदरगाहों को जोड़ता है। मुंबई चेन्नई से जुड़ा है, डिफेंस और नॉर्थ ईस्ट के लिए लाइफ लाइन है। इसलिए इस एसडीएन को भारत की आर्थिक धमनियां कहा जाता है। धमनियां जैसे हमारा हृदय धमनियों से संचालित हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन। बट असली समस्या क्या है आपको पता लग गया है, हो गया। अब ऑब्वियस है सरकार क्या कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें अब रिफॉर्म्स ला रही है, इसको इसको डाइवर्सिफाई कर रही है। तो मैंने एक पॉइंट आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब इसको खूब बढ़िया से, यानी समस्या समस्या है, सरकार अब इसका एक समाधान भी ला रही है। यानी सरकार ने क्या रणनीति अपनाई है, तो ऑब्वियस है सबसे पहले वो लाइनें बढ़ा रही है, यानी रेलवे ट्रैक का तेजी से विस्तार कर रही है। दूसरा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आपको पता है ये गेम चेंजर साबित ही हो रहे हैं। यानी मालगाड़ी अलग ट्रैक पर जाएगी, यात्री ट्रेनें अलग ट्रैक पर जाएंगी, इसे कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है ना? ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह चालू हो चुका है, वेस्टर्न वाला लगभग 96% तैयार है। इससे इन सातों एसडीएन पर बोझ कम होगा। तीसरा, नेशनल रेल प्लान 2021 भी सरकार ने तैयार किया है। इसमें यह डिसाइड किया गया है कि ये जो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहां पढ़ाया था, कहां गया भाई, ये जो एसडीएन 1 है और जो एसडीएन 4 है, यानी पहला और चौथा,
इनकी पूरी लंबाई जहां से जहां तक है उसकी ट्रिपलिंग की जाएगी, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों, तो बस, तो ऐसे में अगर एसडीएन तेज हो जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था तेज हो जाएगी और बिजली, उद्योग, कृषि, रक्षा सभी को फायदा होगा, क्योंकि एसडीएन सिर्फ एक रेल नेटवर्क नहीं है, भारत की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। सब बच्चे बताएं, मजा आया पढ़ करके? नई चीज है ना एसडीएन वगैरह, आपने पहली बार पढ़ा, और फिर एक बढ़िया सा मेंस का क्वेश्चन भी तैयार है। उच्च घनत्व वाले रेल नेटवर्क भारत के रेलवे नेटवर्क का केवल 16% हिस्सा है, लेकिन वो इसके 41% यातायात को संभालते हैं। भारत के लॉजिस्टिक और आर्थिक विकास के लिए एसडीएन के महत्व पर चर्चा कीजिए और उन्हें कम करने की सरकार की रणनीति का आलोचनात्मक परीक्षण भी कीजिए। प्रश्न जरा एक बार आप लोग देखिए बच्चों, ठीक है? आज एक्चुअली मुझसे एक पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं, आप ही की क्लास के एक बच्चे के। अदरवाइज आज से दोपहर में स्वाभाविक रूप से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती, जिनमें आज मैं इंडियन पॉलिटी की तरफ आपको लेके चलने की कोशिश कर रहा था, तो बिल्कुल समझिए नया ही बैच इंडियन पॉलिटी का सीसीपी में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? बट आज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 2 बजे उन लोगों से मीटिंग है, दूर से आ रहे हैं लखनऊ से, तो 1-2 घंटा लगेगा अभी। चीन की पकड़ के बीच भारत का रेयर अर्थ मैग्नेट का प्लान, मेरे प्यारे बच्चों, भारत का आरईपीएम मिशन, तो एक बार मैं समझा देता हूं, इसको आप जरा देखिएगा, ठीक है? तो भारत ने एक मिशन लॉन्च कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मैंने पहले भी पढ़ाया है, आज की दुनिया में मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, मिसाइलें, ड्रोन, फाइटर जेट, इन सब में एक छोटा सा लेकिन सबसे ताकतवर दिल लगा होता है, जिसे हम कहते हैं रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, आरईपीएम। क्या कहते हैं? आरईपीएम। आप सोचिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिना मोटर के नहीं चल सकता, और मोटर बिना इस छोटे से मैग्नेट के काम नहीं करेगी। और आज हम इस आरईपीएम मैग्नेट को, जरा गंभीर बात सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100% चीन से खरीदते, और चीन 90% अपने पास रखता है अपने विकास के लिए, 10% में से पूरे विश्व को बांटता है। ऐसे में अगर चीन सप्लाई रोक दे तो भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्री रुक जाएगी, पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन, सब पर असर पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो इसी के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, यानी रणनीतिक कमजोरी दिखाता है यह। अब भारत क्या करे? तो बस यही भारत ने कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। यानी भारत की सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया, जिसको आप न्यूज में देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च कर दी हाल ही में, 7,280 करोड़ की। इसका लक्ष्य वही है कि चीन से निर्भरता कम करना, भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट की दुनिया में प्रवेश कर दिलाना, और जो भी जरूरतें जिन क्षेत्रों के लिए थी, जिसे हम स्ट्रेटेजिक वल्नरेबल क्षेत्र कहते हैं, उसको देश के अंदर बना लेना। सिंपल सी बात है। पॉइंट इज क्लियर बेटा? अब रेयर अर्थ मैग्नेट क्या होते हैं, वो सारी चीजें यहां डिस्कस की गई हैं आर्टिकल्स में। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स मैंने प्रारंभ में बताया, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, साइंस, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, सबके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेट, इनमें इनमें क्या क्या तत्व लगते हैं रेयर अर्थ के? नियोडीमियम लगता है, प्रासोडीमियम लगता है, आयरन, बोरोन, इन 4 से बनता है। प्रीलिम्स के लिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? अब यहां पे आता है भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो ये भी एक चुनौती है जिसका समाधान भारत ढूंढ रहा है। 2020 में पूछा था, टेक्नोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कैसे एक मौन फैक्टर है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा फैक्टर है। चाइना अगर रोक दे तो क्या हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। क्लियर है? पॉइंट इज क्लियर बच्चों? सारा इंट्रोडक्शन के साथ एक एक चीज आपको बताया गया है, ठीक है?
तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेयर अर्थ मैग्नेट में क्या क्या शामिल है। तो एनडी शामिल है, नियोडीमियम पीआर शामिल है, प्रासीडीमियम, आयरन शामिल है जिसे हम, ठीक है ना, और बोरॉन शामिल है। ये चारों प्रीलिम्स में पूछ लेगा इसमें कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये जो एनडी है और जो आयरन है यानी नियोडीमियम, आयरन और बोरोन मैग्नेट, ये तीन जो होते हैं, यानी पहला ये तीन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और विंड टरबाइन यानी पवन की चक्की को घुमाने के कोर मैग्नेट होते हैं। प्रीलिम्स में अब देखिए पवन की चक्की को घुमाने वाले कोर मैग्नेट ये पूछ ले तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि नहीं। अब ऐसे ही 24 मई तक हिंदू पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। आप देख रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें जो न्यूज में नहीं, मतलब आर्टिकल में डिस्कस भी नहीं, वो भी आपको बता रहा हूं। अब दूसरा प्रश्न है कि अगर आपको उच्च तापमान में भी मजबूत मैग्नेट चाहिए तो कौन महत्वपूर्ण होगा। तो डाइस्प्रोजियम यानी डी ये वाला, और टीबी टर्बियम, इनको कहते हैं हैवी अर्थ एलिमेंट। आई होप आप बहुत बढ़िया से समझ गए हैं। ठीक है, और भारत की योजना क्या है, सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव। जैसे पीएलआई था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वैसे क्या है ये सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव है। जितना अधिक ये कंपनियां, मतलब जो भी इसमें काम करेंगी, जितना अधिक बेचेंगी उतनी सरकार से सब्सिडी मिलेगी। मजा आ गया, सरकार बड़ी सहायता भी इनको दे रही है इन कंपनियों को इस स्कीम के द्वारा। तो जैसे पीएलआई है वैसे ही ये भी है, यानी जो कंपनियां इसमें उत्पादन करेंगी उनको सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव, जितना बनाएंगे जितना बेचेंगे उसके आधार पर सरकार उनको आर्थिक लाभ देगी। मजा आ गया बेटा। अब बढ़िया सा क्वेश्चन, भारत कितने करोड़ की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना चीन पर रणनीतिक निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, आपको बताना। भारत के नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के लिए सी ग्रेड, ओ माय गॉड बहुत दुख हो रहा है, ठीक है ना, कहां पहुंचा दिया हमको, सी ग्रेड। अब इसको यहीं मैं समझा देता हूं, पहले भी समझाया मेरे बच्चों। विश्वसनीय स्टैटिक्स डेटा किसी भी देश की पॉलिसी फॉर्मेशन नीति निर्माण प्रक्रिया की रीढ़ होते, बट आईएमएफ की 2025 की रिपोर्ट में भारत के नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स को सी ग्रेड दिया गया है। बताता है कि भारत में जीडीपी वगैरह की गणना के लिए जो डेटा है उसमें काफी कमियां है, और उसके लिए जो दिया गया है उसमें पहला बेटा यही है कि हमने 2011-12 का जीडीपी बेस लिया है, जबकि वैश्विक मानक क्या होता है, हर 5 साल में इसे बदलता है। अब आज के समय डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, फिनटेक, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, गिग इकोनॉमी, इनका योगदान पुराने बेस ईयर में ठीक से परिलक्षित होगा क्या, होगा क्या। अरे भैया मोदी जी डिजिटल इकोनॉमी कहते हैं, ई कॉमर्स की बात करते हैं, फिनटेक की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बात है, चल रही है, गिग इकोनॉमी। तो क्या ये 2011-12 वाले आधार वर्ष में आएंगे, तब तक तो ये थे ही नहीं। तो पहला रीजन ये उसने कहा भैया। दूसरा कहा जो हम इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स से निकालते हैं वो सही नहीं, उसकी जगह पीपीआई होना चाहिए, प्रोड्यूसर परचेज इंडेक्स। मेरे प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि कई क्षेत्रों में प्रोड्यूसर की कॉस्ट तेजी से बढ़ती है, यानी जैसे मैं कोई चीज बना रहा हूं तो उसको बनाने में हो सकता है ज्यादा पैसा लग जाए, पर डब्ल्यूपीआई में इसे नहीं मापा जाता, जबकि पीपीआई में इसे मापा जाता है कि बनाने वाले की लागत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। दूसरा ये हो गया। तीसरा, 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई है, तो हमारे डेटा जनसंख्या के पुराने हो चुके हैं, इससे कंजम्पशन, गरीबी, जनसंख्या आधारित शेयर की सटीकता कम हो जाती है। ये तीसरा रीजन है। और चौथा रीजन है केंद्र राज्य का जो ज्वाइंट फाइनेंशियल डेटा है वो भी समय से नहीं आता है, तो इससे पूरी तस्वीर नहीं मिलती है। मजा आ गया बेटा, यही रीजन है बस, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन मैंने बना दिया, जितना मैंने बोल दिया इतना ही बस आपको केवल याद रखना है, कंटेंट वंटेंट पे मत जाना, इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। मेंस का क्वेश्चन एक मैंने बना दिया जिसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी गई सी रेटिंग
सांख्यिकीय प्रशासन में संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करता है। आपको पता ही चल गया। इस आकलन के पीछे के प्रमुख कारण मैंने बता दिए। मूल्यांकन कीजिए कि आगामी सुधार आंकड़ों की विश्वसनीयता कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो ऑब्वियस है। और फिर प्रीलिम्स का भी ढेर सारा क्वेश्चन, सी रेटिंग, ये पूरा आईएमएफ के निगरानी है तो डेटा पर्याप्तता आकलन, ठीक है ना। तो आप देखिए जो प्रश्न आ सकता है सब बना दिया गया है। बाकी अभिव्यक्ति आईएएस आपके सामने प्रीलिम्साथॉन 2.0 टेस्ट सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 7 दिसंबर बेटा 2026-27 में। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों बच्चों के लिए कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें नहीं लिखा, मेरी पीडीएफ में भी आपको अपलोड करके दिखाता हूं, उसमें लिखा हुआ। मैं पीडीएफ ही आपको अपलोड कर दूं जिससे कि किसी भी बच्चे को ये ना हो कि देखिए मैं एक दूसरी पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, तो पीपीटी में पता नहीं कैसे 26, ये देखिए। तो ये आप देखिए 26-27, तो जो 27 वाले मेरे पास बच्चे हैं अपने अगर प्रीलिम्स और सिक्योर करना चाहते हैं तो आप जरूर इसको ज्वाइन करिएगा। 7 दिसंबर से पूरा टाइम टेबल है जो अभी मैं शेयर करवा दे रहा हूं। यानी सुबह 9:30 बजे होगा जीएस का टेस्ट, 2:30 बजे होगा सीसेट का, और सबका डिटेल दे दिया गया। 7 दिसंबर को आपका होगा इकोनॉमिक्स का टेस्ट 1, जिसमें क्या क्या सिलेबस होंगे। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम, बैंकिंग, इन्फ्लेशन। फिर 14 तारीख को टेस्ट होगा आपका ज्योग्राफी टेस्ट 1, संडे है। एनसीईआरटी जियोमॉर्फोलॉजी, जेसी लियोंग का चैप्टर 1 to 5। 21 दिसंबर को आपको होगा संडे है हिस्ट्री टेस्ट 1, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, यानी पूरा पढ़ने का आपके पास टाइम है। फिर 28 को होगा संडे सीसेट फुल लेंथ टेस्ट, आप देख सकते हैं फुल सीसेट का टेस्ट होगा। ऐसे ही आप देखिए हर एक डेट, यानी पूरा का पूरा सारा प्लान आप देखें, हर एक डेट का प्लान पूरा सिलेबस के साथ कि हम क्या देंगे, वो सारी चीजें यहां पर दे दी गई हैं। कुल मिलाकर के आपको 35 टेस्ट ऑफिशियल हैं और अनऑफिशियल लगभग इतने ही टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो फ्री होंगे, जिनका कोई पैसा मैं नहीं ले रहा हूं, जिसमें से 3 टेस्ट बोनस टेस्ट के नाम से। बच्चों एक बार कमेंट कीजिए क्या दे चुका हूं कि नहीं, जिसका कोई पैसा नहीं लेता हूं, यानी बोनस टेस्ट। तो 35 + 3 तो अभी ही हो चुका है, इसलिए मैंने कहा 35 का आप पे करेंगे, बाकी का 30-35 तो आपको फ्री में ही मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, जो अभी चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, यानी जो प्रीलिम्साथॉन का पहला राउंड था 1.0, वो जैसे चल रहा है वैसे चलता है, उसमें कोई चेंज नहीं, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो आज मेरी मीटिंग हो जाए, फिर कल से प्रीलिम्स में मैं इंडियन पॉलिटी की एंट्री कराने जा रहा हूं सीसीपी में, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन प्रीलिम्स में। तो जो बच्चे अभी प्रीलिम्स की क्लासेस मुझसे लेना चाहते हैं वो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं तुरंत का तुरंत, ठीक है। यानी मॉडर्न हिस्ट्री हमारी तरफ से करा दी गई, जिस पर टेस्ट भी आपका हो चुका है, जिसके अब आप जिसका रिवीजन करेंगे। अब पॉलिटी भी मैं निपटाने के फिराक में हूं और उम्मीद करता हूं कि कल से मजा आएगा। कल 11:30 बजे ही पॉलिटी की क्लास होगी। यानी मेरे बच्चों, एक दिन मैं क्लास लूंगा, एक दिन उस गैप रहेगा, आप उसको रिवाइज करेंगे। तो जो मेरा इकोनॉमिक्स और पॉलिटी है, जिससे जनवरी के एंड में, यानी इकोनॉमिक सर्वे आते ही फरवरी तक में इकोनॉमी खत्म, यानी रिवीजन वाला, बाकी तो खत्म हो ही चुका है। तो पॉलिटी इकोनॉमी का जो मेरा मेन कोर होता है वो आपकी जेब में डाल दूं, क्योंकि 30 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किया, पॉलिटी इकोनॉमी ही आपका सही करा देगा, बाकी अन्य चीजें चली रही हैं। हाँ, टेस्ट शायद आज है, मंडे को है, उसके पीछे रीजन है वो कल एग्जाम था कोई, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू।